PSLV एंड GSLV। तो PSLV एंड GSLV का फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अगर ये पोलर सैटेलाइट है तो फिर इसका जो हाइट होगा वो लो अर्थ ऑर्बिट वाला होगा, मतलब कि बिलो 2000 किलोमीटर, है ना। और ये सन सिंक्रोनस होगा, मतलब कि सन के साथ सिंक में होगा, मतलब अर्थ के रिवॉल्यूशन से सिंक में होगा, है ना। तो SSO भी बोलते हैं एंड पोलर ऑर्बिट भी बोलते हैं। अब जो PSLV में 4 स्टेज होता है। सबसे पहला स्टेज तो हर एक सैटेलाइट का, मतलब हर एक लॉन्च व्हीकल का सॉलिड फ्यूल ही होगा, सॉलिड देन लिक्विड देन सॉलिड एंड लिक्विड। ये PSLV का है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड। और यहाँ पर सबसे ऊपर में सैटेलाइट बॉक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे पेलोड जो डाले रहता है वो होता है, ठीक है। एंड GSLV क्या होगा, नाम में ही समझ आ रहा है हमको कि ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। मतलब कि कौन से ऑर्बिट में जाएगा, जो जियो सिंक्रोनस होगा, अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक में होगा, है ना। लॉन्च हैवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू दी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में एन एलिप्टिकल ऑर्बिट दैट सर्व्स अ पाथवे टू अ फाइनल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट GEO, ठीक है। यहाँ पर 3 स्टेजेस में होंगे। कौन कौन से 3 स्टेज होगा, सबसे पहला तो सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वाला क्रायोजेनिक, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो वो होगा। क्रायोजेनिक में हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में एंड ऑक्सीजन लिक्विड में। हाइड्रोजन ज़्यादा ठंडा था, -258 था, एंड ये -178 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऐसा कुछ था। तो इतना पता है अपने को। और इसका जो 3 स्टेज है, अब इसमें मार्क 1 भी होता है, मार्क 2 भी होता है, मार्क 3 भी आ गया है, जो कि लेटेस्ट वाला है, जिसको हम लोग LVM-3 भी बोलते हैं। तो GSLV मार्क 3 बोले या फिर LVM-3 बोले, सेम ही है, ठीक है। तो LVM का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि प्रोपेलेंट कौन कौन सा होगा। यहाँ पर तो ऑल्टरनेटिव सॉलिड लिक्विड, और यहाँ पर सॉलिड लिक्विड देन क्रायोजेनिक अपर स्टेज में होगा, दैट इज द की फीचर। अब यहाँ पर विकास इंजन इन द सेकेंड स्टेज की इंजन हाईलाइट में, विकास इंजन इन द सेकेंड स्टेज PS2, एंड यहाँ पर विकास इंजन इन द लिक्विड स्टेज। यहाँ पर जो सेकेंड वाला होता है ना स्टेज, यहाँ पर वो लिक्विड है, और यहाँ पे विकास इंजन इन द सेकेंड स्टेज की इंजन, ये क्या बोल रहा है, अच्छा, विकास इंजन इन द सेकेंड स्टेज PS2 एंड विकास इंजन इन द लिक्विड स्टेज क्रायोजेनिक अपर स्टेज काम करने का है। फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग नेविगेशन। तो जो पोलर सैटेलाइट है, अब मैंने बताया था कि अगर वो पोलर वाले ऑर्बिट में रहेगा तो अर्थ को बहुत जल्दी पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर डालेंगे। रिमोट सेंसिंग करना हुआ तो भी हम लोग यहीं पर डालेंगे। फिर नेविगेशन सैटेलाइट्स इन दी SSO LEO वेरी रिलायबल होगा, है ना। एंड जब जियो सिंक्रोनस वाले में क्या डालेंगे, ये एनेबल करेगा इंडिया को हैवियर सैटेलाइट्स को टू प्लेस द हैवियर सैटेलाइट्स फॉर द टेलीकॉम मेट्रोलॉजी इन द GTO GEO कैपेबिलिटी। फिर वेरिएंट कौन कौन सा है इसका, PSLV का CA है, फिर DL है, QL है, XL है। ये डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रैप ऑन डाल रहे हो। ये जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, अगर इसके अंदर का फ्यूल कम है, और बहुत दूर तक का जाना है, तो फिर क्या होगा, हम लोग और स्ट्रैप ऑन ऐड कर देते हैं, तो वही है। CA रहेगा तो कोर वाला होता है, तो फिर CA बस बोला, मतलब कि यही बस होगा, ठीक है, कोर। अब फिर DL रहा तो फिर 2 ठोक स्ट्रैप ऑन, और अगर QL हुआ तो 4 ठोक, तो 1 2 3 4 ऐसे करके। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और एक पीछे और होगा तो 6। तो फिर अच्छे 6 हो जाएगा तो XL, ठीक है। ये उतना मैटर नहीं करता, बस ये पता होना चाहिए कि जो PSLV का अगर CA DL QL XL लिखा है तो फिर वो स्ट्रैप ऑन ऐड कर रहा है। अगर कोर अलोन है ना तो CA इज कोर अलोन, तो विदाउट स्ट्रैप ऑन मोटर, ठीक। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन विद द स्ट्रैप ऑन मोटर, तो 6 ठोक लगा हुआ है, देखो। एक्स्ट्रा लार्ज 6 स्ट्रैप ऑन मोटर सपोर्ट मोर फ्यूल कैपेसिटी होगी। अब यहाँ पे इनके वर्जन हमने देखा, मार्क 1 होता है, मतलब अभी देख रहे हैं मार्क 1, देन मार्क 2 में क्या होगा, 4 स्ट्रैप ऑन दी मोटर्स, तो मार्क 2 में 4 ठोक स्ट्रैप ऑन लगा रहेगा 3 टन का। और मार्क 3 वाले में क्या होगा, हैवियर लॉन्च के लिए फिर व्हीकल ऑफ इंडिया 640 टन ये सब, तो कैन लॉन्च 4000 से 5000 kg सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। यहाँ पे 3 स्टेजेस, S200 बूस्टर सॉलिड, L110 लिक्विड एंड CE25 क्रायोजेनिक, ठीक है। ये तो हमने देखा ही 3 जो स्टेज रहता है। बस वो एक्स्ट्रा जो स्ट्रैप ऑन ऐड कर देते हैं ना, वही होता है जो उनका वेरिएंट है वो, ठीक है। जैसे मार्क 2 में यहाँ पे 4 स्ट्रैप लगा था मोटर में, है ना। एंड देन नेक्स्ट
यहाँ पर सैटेलाइट्स देख लेते हैं। सैटेलाइट स्पेस क्राफ्ट डिजाइन टू कैरी पे लोड्स सच एज ट्रांसपॉन्डर्स, सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दी स्पेस एप्लीकेशन। अब स्पेस में हम लोग भेज रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ डाल के भेजेंगे ना, तब हमको वहाँ पर कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करना हुआ। तो ट्रांसपॉन्डर का अगर हम लोग इसका वर्ड ब्रेक डाउन करें तो ट्रांसमीटर प्लस रिस्पॉन्डर है ना। तो ये कुछ ट्रांसपॉन्ड करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा। तो ये सब देखना। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट बेस्ड ऑन दी एप्लीकेशन, तो कौन कौन सा हम लोग सैटेलाइट भेज सकते हैं, भेज रहे हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मेट्रोलॉजिकल, उनके पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सैटेलाइट हो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भेजा गया तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहलाएगा। मौसम को देखने के लिए है तो फिर मेटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट, देन एस्ट्रोनॉमी, फिर रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन सैटेलाइट, डिफेंस एंड रिकॉन्नेसेंस सैटेलाइट, देन एंटी सैटेलाइट सिस्टम। एंटी सैटेलाइट मतलब कि जो सैटेलाइट को ख़त्म करने के लिए एक नया सैटेलाइट भेजा गया ऐसा। फिर ट्रांसपॉन्डर, ट्रांसमीटर एंड रिसीव्स मैनी फ्रिक्वेंसी बैंड्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इन सब ये क्या होता है, स्टार है वो एमिट करते रहते हैं, क्योंकि स्टार के अंदर ये बर्निंग का जो मतलब फ्यूजन का जो प्रोसेस है चलता रहता है, उसके कारण क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वहाँ से रिलीज होते रहता है। तो फिर उसी को क्या करते हैं सैटेलाइट है वो सब मेजर भी करते रहते हैं। तो स्टार एमिट करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूडिंग गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। इनको क्रोनोलॉजी में याद कर लेना। यहाँ पर से रेडियो वेव स्टार्ट होता है और एम, आई, वी, यू वी एंड एक्सरे एंड गामा रेस। तो ये गामा रेस इनके पास हाई एनर्जी रहेगा, इनका हाई एनर्जी एंड हाई फ्रिक्वेंसी रहेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते बढ़ते फिर इनका एनर्जी कम होता जाएगा और इनका वेवलेंथ भी बढ़ता जाएगा और फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर गामा रेस है उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है। वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ तो बहुत कम है। देखो वेवलेंथ कैसे मेज़र करते हैं, कहाँ बनाऊँ मैं, क्या होता है वेवलेंथ, अरे ये क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ, ठीक है। दिस इज वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो वेवलेंथ कितना कम है और यहीं पे यहाँ पर तो वेवलेंथ काफ़ी कम है ना, और उससे आगे जब जाते जा रहा है तो वेवलेंथ क्या होता जा रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो यही है बता रहा है कि जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगा, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है एनर्जी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन वेवलेंथ कम है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है और फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एनर्जी भी कम होती जा रही है। तो इधर आएंगे तो लो एनर्जी। अब इसी के बीच में जो विजिबल बैंड है, मतलब विजिबल जो है रेस, वहाँ पर क्या होगा, इनका भी याद रखना पड़ेगा, विब ग्योर करके याद रखना। तो लास्ट में आर इधर ही आना चाहिए जिस साइड रेडियो वाला है, ठीक है। तो वी से स्टार्ट करना, विब ग्योर, तो आर रेडियो, ठीक है। इसमें भी वही हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फिर उसके बाद फिर फ्रिक्वेंसी कम होती गई, वेवलेंथ ज़्यादा। तो फिर ज़्यादा एनर्जी कौन से कलर में होगा, वॉयलेट, देन इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो रेड की एनर्जी बहुत कम है इन 3, 4, 5, 6, 7 कलर्स में, ठीक है। और हाईएस्ट एनर्जी है किसकी, इसकी वॉयलेट की, ठीक। एंड वेवलेंथ भी देख लिया। एंड देन यहाँ पर ये तो फिर ये तो बैंड्स है। अब इनके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन किया गया है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस कौन कौन सा है ये नाम बस सुन लेते हैं, एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, के यू बैंड, के बैंड एंड के बैंड, ठीक है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, देखो फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा है ना, एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर एनर्जी ज़्यादा है, अगर इन वेव को हम लोग यूज़ करें कम्युनिकेशन के लिए, तो एंटीना हमको कम छोटा सा लगाना होगा, क्योंकि इनकी वेवलेंथ तो कम है ना और फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इतना में ये ले लेगा, है ना। बट अगर ज़्यादा वेवलेंथ वाला लेंगे तो एंटीना बड़ा लगाना पड़ेगा, है ना। बट क्या होगा कि इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो अगर कभी भी बारिश हुई तो ये डिफ्लेक्ट जल्दी हो जाएंगे। जो ज़्यादा स्पीड से आते रहेगा, ऑब्वियसली बात है उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा और फिर प्रॉपर उस जगह पे पहुँचेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग पहले जो डीटीएच वाला जो टीवी देखते थे उनमें जब भी बारिश होती थी तो वो आता ही नहीं था सिग्नल, है ना, इसी कारण होता था, है ना। तो अब अगर हम लोग इन जगह पर जहाँ पर हमको बिल्कुल भी इंटरफेरेंस हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, जहाँ पर मिलिट्री ये सब वाली चीज़ें हो रही है कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट कि वो कम्युनिकेशन वाला चीज़ है वो आए, तो हम लोग वहाँ पे बड़ा वेवलेंथ वाला यूज़ करेंगे, ठीक है।
इनका ये जिनका क्या होता है वेवलेंथ हाई रहेगा, लो फ्रिक्वेंसी। अच्छा, और बैंडविड्थ क्या होता है कि डेटा कितना स्टोर कर सकता है वो, और अटेन्युएशन ससेप्टिबिलिटी तो बता दिया मैंने, रेनफेड। ओके। और जिनमें एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं, है ना। तो इनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी हो सकती है, और जब ये इनका वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी है वो कम है, तो इनमें इन्फॉर्मेशन कम होगी लेकिन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रही है ना रेन फेड से। तो भले इन्फॉर्मेशन कम लेके आए लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, ये हमको मिलिट्री पर्पस, तो पर्पस डिपेंडेंट रहता है कि आप कहाँ क्या यूज़ करना चाह रहे हो, तो उसके बेसिस पे होगा। तो जैसे यहाँ पर भी देख लेते हैं कि एल बैंड की एनर्जी ज़्यादा है कि ये सी ए की। तो यहाँ पर ये वाला जो है एल बैंड, इनकी फ्रिक्वेंसी लो है और यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी है। तो जो के है वहाँ उनकी फ्रिक्वेंसी किधर से दिखा रहा है यार, ये लो फ्रिक्वेंसी, एक तो इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है। फ्रिक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़, हाँ इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और ऐसे ऐसे करके कम होता जा रहा है। तो के की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फिर के की, फिर के यू की, एक्स की, फिर सी की, फिर एस की, फिर एल की। अब पर्पस देखते हैं कहाँ पर किस चीज़ के लिए वो यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो एंटीना का साइज़ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। अगर वेवलेंथ है वो अगर क्या है कम है तो एंटीना का साइज़ छोटा होगा, अगर वेवलेंथ बहुत बड़ा है तो एंटीना का साइज़ बड़ा होगा। फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा है, देखो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इनमें क्या है मोर एनर्जी है, तो क्या होगा मोर थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है डेटा ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, एनर्जी ज़्यादा है तो पर यूनिट टाइम में ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर पाएगा ना, एनर्जी ज़्यादा है तो। एंड देन यहाँ पर देखते हैं एल बैंड। एल बैंड की हमने देखा था कि इनकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, है ना, के बैंड की ज़्यादा है ना। इसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में याद कर लेना, काकू एक्स सी एस एल, ठीक है, काकू एक्स सी एस एल ऐसे करके याद रख लेना, और तो कोई ट्रिक तो है नहीं। और का से क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देखो 26 से 40 गीगाहर्ट्ज़ है ना, तो काकू का फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा करके याद रख लेना, काकू एक्स सी एस एल, काकू एक्स सी एस एल। तो इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है एंड यहाँ पर जाते जाते कम हो रही है। तो जहाँ पे फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो हाई एनर्जी क्या कर सकता है, हाई एनर्जी वाले हैं तो ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएंगे। बट यहाँ पे याद रखना कि रेन फेड हो सकता है, क्या होगा ही, ठीक है, थोड़ा भी अगर रेन फेड हुआ तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। तो क्या कहाँ पर यूज़ करें, हाई थ्रूपुट सैटेलाइट इंटरनेट, मैंने बताया कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये कैरी करके लेके जा सकता है, डेटा ट्रांसफ़र पर यूनिट ज़्यादा होगा, हाई थ्रूपुट सैटेलाइट इंटरनेट, हाई रिजोल्यूशन लिंक, इंटर सैटेलाइट फीडर लिंक, मिलिट्री टारगेटिंग राडार्स। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, अब ऐसा नहीं कि मिलिट्री को हम लोग इधर यूज़ नहीं करें, और कहीं कहीं पर भी और यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। तो के बैंड यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मिलिट्री टारगेटिंग राडार्स, फिर हाईएस्ट बैंडविड्थ बट मोस्ट अफेक्टेड बाय द रेन फेड। तो देखो वही है कि मिलिट्री टारगेटिंग राडार्स के लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, मिलिट्री टारगेटिंग राडार्स के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये रेन फेड से मोस्ट अफेक्टेड है क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा है ना। देन के यू बैंड है, इनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा इससे कम है लेकिन है तो ज़्यादा ही। तो वही मैं बता रही थी DTH वाला कि जब भी बारिश होती थी तो फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता था। डायरेक्ट टू होम इसका फुल फॉर्म है, डायरेक्ट टू होम टीवी, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड हो गया, VSAT हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ये सब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। स्मॉलर डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना, ज़्यादातर नहीं चाहिए होगा क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी कम है तो ज़्यादा बड़ा डिस टीवी जैसे नहीं चाहिए होगा ना। देन दी सी बैंड बट मोर रेन फेड, अगेन इधर रेन फेड ज़्यादा होगा DTH टीवी में। फिर एक्स बैंड में आ जाते हैं, एक्स बैंड में क्या होगा 8 to 12 गीगाहर्ट्ज़। तो देखो मिलिट्री के लिए इधर इसको भी यूज़ कर रहे हैं ना क्योंकि इसमें अब इंटरफेरेंस कम होगा, है ना। मिलिट्री सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम लोग एक्स बैंड यूज़ कर रहे हैं, बट मिलिट्री टारगेटिंग राडार्स के लिए कि हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये है, तो जब बहुत सारा और एकदम फास्ट चाहिए, हर बार तो बारिश नहीं होती रहेगी ना, जब बारिश होगी तब ये फेल करेगा, बट बाकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा हमको। तो उस केस में तो ये बढ़िया काम करेगा ना, डेटा ट्रांसफ़र पर यूनिट बहुत जल्दी हमको डेटा मिल जाएगा। अदरवाइज़ काफ़ी डिले में डेटा मिलेगा तब तो क्या ही फ़ायदा फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस का, है ना। तो मिलिट्री टारगेटिंग राडार हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए बहुत कम टाइम में ही, तो हम के बैंड यूज़ करेंगे। और फिर बाकी ऐसे मिलिट्री कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, हाँ तो इधर डिले हो जाएगा चल जाएगा, इधर कोई इमरजेंसी नहीं है। तो मिलिट्री सैटेलाइट बट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए ये कम्युनिकेशन, है ना, ये वाला है। तो मिलिट्री एंड गवर्नमेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे फ्लड वगैरह आ गए तो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए ही, है ना। बारिश हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो गया तो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए ही, भले वो थोड़ा डिले में पहुँचे पर वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होनी चाहिए, है ना।
तो इमेजिंग राडार ये सब, ट्रैकिंग राडार ऑल्सो सम सिविल राडार यूज़। तो एक्स बैंड में भी हम लोग मिलिट्री का बहुत सारा यूज़ करें, कम्युनिकेशन, इमेजिंग, राडार ये सब। देन हाई यूटिलिटी फॉर दी राडार एंड डिफेंस ट्रैकिंग के लिए एक्स बैंड का बहुत यूज़ है। तो एक्स करके याद रख लेना कि मिलिट्री वगैरह हाई यूटिलिटी फॉर दी राडार डिफेंस ट्रैकिंग के लिए होगा। देन सी बैंड क्या होता है, सी बैंड 4 से 8 गीगाहर्ट्ज़ है। अब इनका ये बैंडविड्थ ये याद नहीं करना है, ठीक है, हमको बस ये याद रखना कि सैटेलाइट कहाँ यूज़ करें। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टीवी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन जो अभी हम बात कर रहे हैं ना कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला जो जनरल पब्लिक के लिए यूज़ होने वाला है, मिलिट्री के लिए नहीं, मिलिट्री के लिए तो हम एक्स बैंड यूज़ कर रहे हैं और उससे भी कम ऑब्स्ट्रक्शन वाला हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉर्मल पब्लिक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। टीवी डिस्ट्रीब्यूशन, रॉ फील्ड्स, फिर वी सैट लिंक्स, सम राडार, फिर मोर रेन फेड रेजिस्टेंस होंगे, देन KUN के लोअर रेन फेड, ठीक। फिर आते हैं एस बैंड, वेदर राडार सरफेस होगा एंड वेदर राडार, फिर सरफेस मरीन राडार, टेलीमेट्री, टेलीकमांड, सम सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग स्पेस नियर अर्थ लिंक्स, गुड बैलेंस और रिलायबल लिंक्स है, मॉडरेट एंटीना साइज। तो यहाँ पर साइज़ थोड़ा एंटीना का बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इनका वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। और बाकी वेदर राडार इन सब के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इनको, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, तो मस्त वेदर वगैरह है उसके बारे में अच्छे से पता लगा सकते हैं। क्योंकि वेदर के बारे में पता लगाना है तो ऑब्वियसली बात है, अगर कहीं साइक्लोन वगैरह बन रहा होगा तो वो इन्फॉर्मेशन तो हमको चाहिए ही चाहिए। वो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड होगा विंड का और रेनफॉल का, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। तो वेदर राडार को हम लोग जिनका वेवलेंथ ज़्यादा है उन वाले बैंड को यूज़ करते हुए करेंगे। तो एस बैंड होगा वेदर राडार, सरफेस मरीन राडार, टेलीमेट्री, टेलीकमांड ये सब के लिए। फिर एल बैंड, तो ये GNSS GPS सिग्नल के लिए है ना, तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्ट तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत ही कम होंगे तो होंगे, थोड़ा बहुत तो हो गई। लो फ्रिक्वेंसी होगा, पेनिट्रेट कर लेंगे ये क्लाउड को भी, रेन को भी बेटर। फिर लार्जर एंटीना तो चाहिए होगा, इसलिए जो GPS GNSS है वो सिग्नल्स है, वो बारिश होती है तो भी तो नहीं जाता ना, वरना तो ऐसे हम लोग बारिश में कहीं बाहर निकले तब हमारा सिग्नल ही लॉस्ट हो गया, कहाँ पहुँचे पता ही नहीं चल रहा, ऐसा हो जाता। बट क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग एल बैंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको GPS से याद रख लेना, GPS में हम लॉस्ट नहीं होते हैं क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, है ना, बारिश वगैरह से। सैटेलाइट नेविगेशन, सम सैटेलाइट नेविगेशन इधर भी है, ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, तो कोई सा भी बैंड यूज़ कर लो, ऐसे टाइप का। सम सैटेलाइट फोन्स, एयरक्राफ्ट सर्वेलियंस के लिए, देन ADS-B टेलीमेट्री, ठीक है। तो क्या क्या स्पेसिफिक हमने याद रख लिया है, एक्स बैंड का मिलिट्री वाला, मिलिट्री एंड गवर्नमेंट, एंड एल बैंड का GPS वाला, एंड सी तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो इन तीनों में ही है। एस बैंड में वेदर राडार वाला, एंड के वाले में तो मिलिट्री टारगेटिंग राडार होंगी उनको, हाई थ्रूपुट सैटेलाइट इंटरनेट, हाई रिजोल्यूशन लिंक्स। फिर KU बैंड में तो DTH सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। देन स्पेस डेब्री की बात करते हैं, तो इतना सारी चीज़ें हम लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है सब चीज़ क्या होगा, स्पेस में डेब्री की तरह जो यूज़ नहीं हो रहा वो अल्टीमेट, जैसे जो सैटेलाइट का काम हो गया अब वो वर्क नहीं करेगा, कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया अर्थ से, तो वो तो डेब्री बन के रह गए ना, बट उसके बावजूद वो अर्थ को रिवॉल्व करते रहेगी। तो अब हमको नया सैटेलाइट भी लॉन्च करना रहेगा, तब ऐसा चांसेस है कि हमने सैटेलाइट लॉन्च किया और पहले से जो स्पेस डेब्री उससे टकरा गया तो इसका भी फिर काम तमाम हो जाएगा। इसलिए क्या है, स्पेस डेब्री एंड इशू, जैसे अर्थ में कचरा है वैसे ही हम लोगों ने अर्थ के बाहर जो ऑर्बिट्स है वहाँ पर भी कचरा ही डाल दिया, तो वही चीज़ है। फिर कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ है, कौन कौन से इनिशिएटिव है कौन कौन से कंट्रीज़ का, जिससे हम लोग ये स्पेस डेब्री को कम कर सकते हैं। तो इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ने बताया फॉर 2023 रिलीज्ड, नेचुरल भी, अब स्पेस डेब्री तो नेचुरल भी होगा ना, जैसे मीटियोरॉइड वगैरह है, और आर्टिफिशियल स्पेस डेब्री भी है जो कि मैनमेड वाला है। तो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में होगा, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, क्योंकि हर कंट्री की इतनी कैपेसिटी तो है कि वो लेस देन 2000 किलोमीटर के वो सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। MEO, फिर GEO, पोलार ऑर्बिट LEO ही है, तो यहाँ पर फिर जाने में हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो बट LEO में लेके जाने के लिए तो बाकी सारी कंट्रीज़ भी कैपेबल है ना, तो ये है। फिर मिटिगेशन, नंबर ऑफ दी कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ द कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, UK, USA ये सब एफर्ट कर रहे हैं कि स्पेस डेब्री को कैसे टैकल किया जाए, सिचुएशनल स्पेस अवेयरनेस। फिर UK का टेक डेमोन्स्ट्रेशन, सैटेलाइट 1 मिशन ओवर री एंट्री इन दी एटमॉस्फेयर बर्न अप, ओके। फिर रिमूवल ऑफ द डेब्रीज, कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो अलग अलग कंट्री ने अपना अपना बताया है। एंड ऑफ द लाइफ सर्विस बाई एस्ट्रो स्केल डेमोन्स्ट्रेशन, ELS से। फिर रिमूव डेब्रीज
मार्बून सैटेलाइट, फिर कोमोट्री एक्सपेरिमेंट, वाइट स्टॉक जैक्सा। ठीक है, देन आगे देखते हैं केस्लर सिंड्रोम। तो ये उन्हीं के लिए है, मतलब सेम स्पेस डेब्री वाला ही कॉन्सेप्ट है। ये प्रपोज करता है कि अगर जैसे एक स्पेस डेब्री है, ठीक है, अब ये क्या होगा, कॉलिजन वगैरह के कारण ब्रेक डाउन हो गया, तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल है बहुत स्पीड से घूमते रहते हैं ना, तो बाकी किसी और स्पेस डेब्री उसको भी जाके हिट कर देगा। ऐसे कर करके क्या होगा, बहुत सारे कॉलिजन होते रहेंगे, तो बहुत रिस्की हो जाएगा ना कि जो हमने सैटेलाइट भेजा है, तो देखो ऐसा दिखता है पूरे स्पेस डेब्री ये सब। तो अब यहाँ पर हमारा जो मेन सैटेलाइट है वो प्रॉपरली वर्क करेगा नहीं करेगा, फिर बीच में ऐसे स्पेस डेब्री से टकरा मत जाए ये सब। तो कॉलिजन इन द स्पेस फिर जनरेट करेगा फ्रैगमेंट्स विच विल कोलाइड अगेन। तो ये जो प्रोसेस है चलता ही रहेगा, कैस्केड ऑफ कॉलिजन। आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ द यूएन। देन यहाँ पर देखते हैं व्हाट हैपन्स टू अ स्टार। स्टार का क्या होता है ये देख लेते हैं, एंड इसके बाद आई गेस ख़त्म ही है। इतना ही है बस। फिर स्टार कैसे फॉर्म होते हैं, स्टार का प्रोसेस क्या है ये देख लेते हैं। तो देखो स्टार जब फॉर्म होता है तो स्टार में नेबुला होता है। नेबुला में क्या होगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम का गैस होता है ना। अब क्योंकि हाइड्रोजन एंड हीलियम का बना होता है वो, ठीक है। फिर जब ग्रेविटी पुल करती है, ठीक है, और ये इस टाइम पे टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि कोल्ड है ना। जब ग्रेविटी पुल करेगी पार्टिकल्स को, तो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स है वो पास आ जाएंगे, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उनके इसके कारण क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है वो फ्यूज़ हो जाएंगे और हीलियम के एटम बना लेंगे। तो ये क्या है होगा, प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये प्रोटो स्टार बन जाएगा, मतलब कि अभी वो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, नॉन इल्यूमिनेटिंग है, एंड सस्टेन्ड फ्यूज़न। फ्यूज़न अभी हो रहा है, फ्यूज़न एंड फिजन दोनों ही हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। फ्यूज़न एंड फिजन में डिफरेंस पता है ना। फ्यूज़न क्या होता है, जब दो स्मॉलर एटम्स फ्यूज़ होके एक लार्जर एटम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हीलियम बन गया। और अगर क्या होगा, फिजन, मतलब कि लार्ज एटम में वो ब्रेक डाउन होके दो स्मॉलर एटम बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा, फ्यूज़न, ठीक है। दिस इज फ्यूज़न, दो ठो फ्यूज़ हो गए एक बनाने के लिए। यहाँ पे फिजन, दो ठो में स्प्लिट हो गया। अब उसके बाद जैसे इसको बोल रहे हैं प्रोटो स्टार, मतलब अभी फ्यूज़न स्टार्ट हो गया ना, अभी स्टार बना नहीं है क्योंकि अभी ये इल्यूमिनेट नहीं कर रहा है ना, नॉन इल्यूमिनेटिंग है। तो जैसे पर्टिकुलर लेवल तक आ जाएगा कि बहुत फ्यूज़न हो गया, तो अब एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मेन सीक्वेंस स्टार में आ जाएगा। कोर हैज़ फ्यूज़न रिएक्शन, तो अब मेन सीक्वेंस स्टार में आ जाएगा। अब मेन सीक्वेंस स्टार, अब हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि रेड येलो ब्लू में से ब्लू की एनर्जी हाई है, देन येलो एंड रेड, है ना। फिर अब जैसे ही जो स्टार है उसके अंदर हाइड्रोजन ये सब फ्यूज़ होकर हाइड्रोजन बना रहे थे, तो सब सारे के सारे हाइड्रोजन ही हीलियम बना लेंगे। तो ये तो जो प्रोसेस चल रहा था फ्यूज़न का वो तो ख़त्म हो गया, है ना। तब क्या हो जाएगा, अब स्टार में पूरा हीलियम ही बचा। अब यहाँ फ्यूज़न नहीं हो रहा है, तो अब ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब सब हीलियम बचा, यहाँ पे कोई फ्यूज़न वगैरह नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टार है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब अनस्टेबल होने के बाद वो बन जाएगा रेड जायंट। मैंने जानबूझ के रेड में ही बनाया, फिर रेड जायंट बन गया, ठीक है। अब ये रेड जायंट हो गया। अब यहाँ पर से दो तरीके हैं, ठीक है। अगर ये रेड जायंट है वो 1.44 टाइम्स ऑफ द सन से लेस देन है, ठीक है। कोई भी ये स्टार है उसका जो मास है वो 1.44 टाइम्स ऑफ द सन से लेस देन है, तो वो क्या बनाएगा, प्लैनेटरी नेब्यूला बनेगा। और उसके बाद फिर वाइट ड्वार्फ एंड ब्लैक ड्वार्फ। क्यों हम लोग ड्वार्फ बोल रहे हैं, क्योंकि 1.44 से लेस है इसलिए ड्वार्फ, बौना, ठीक है। ड्वार्फ मतलब कि बौना होता है ना हिंदी में। तो 1.44 टाइम्स ऑफ सन से छोटा, तो फिर पहले वाइट, फिर मतलब या तो वाइट या तो ब्लैक बनेगा, ऐसा है, ठीक है। वाइट ड्वार्फ बनेगा या तो ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, डिपेंड करता है। अब ये जो 1.44 टाइम्स ऑफ सन है ये किसने बताया, ये चंद्रशेखर जो इंडियन साइंटिस्ट है वो उन्होंने बताया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। यूपीएससी ये पूछ चुका है, 2-3 बार पूछ चुका है। बहुत पहले पूछा था 90s के टाइम पे एंड 2000 के इनिशियल ईयर्स वाले टाइम पे, ठीक है। बट कभी भी वापस से पूछ सकता है, अभी भी वो स्पेस का तो पूछते ही रहता है, तो रिपीट हो सकता है। तो चंद्रशेखर लिमिट पता होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर मास उसका 1.44 टाइम्स ऑफ सन से ज़्यादा हुआ तो
अभी तक तो हमने देखा कि 1.44 टाइम्स ऑफ सन से लेस हुआ तो हम लोग चलो वाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ वो बोल रहे थे, बट ज़्यादा भी तो हो सकता है, हाँ ज़्यादा तो हो सकता है। तब वो क्या हो जाएगा, इतना वैसे भी अनस्टेबल था, उसका मास भी इतना बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद अगर उसका मास 3 टाइम्स ऑफ द सन से ज़्यादा था या 3 टाइम्स ऑफ द सन से कम था, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ द सन से कम वाला देख लेते हैं। 3 टाइम्स ऑफ द सन, 1.44 से तो ज़्यादा है ही, बट अगर 3 टाइम ऑफ द सन से कम हुआ और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। क्यों ब्लैक होल बन गया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बड़ा बन गया होगा, 3 टाइम्स ऑफ द सन, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। और इसके कारण इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो मैंने बताया था कि ग्रेविटी बेंड्स द स्पेस टाइम, है ना। तो ग्रेविटी के कारण वो पूरा मास को क्या कर लेगा, एक छोटे से जगह में, क्योंकि बाहर का पूरा हीलियम है वो अट्रैक्ट हो जाएगा और वो ब्लैक होल बन जाएगा और छोटे से जगह पे आ जाएगा। तो ये ब्लैक होल और ये स्पेस है उसको क्या कर देगा, बेंड कर देगा, क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा ब्लैक होल। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्लैक होल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर लाइट भी आएगा, लाइट भी आया तो फिर वो इसके अराउंड बेंड हो जाएगा और वो स्केप ही नहीं कर पाएगा। और इस कारण वो लाइट जब तक हमारे तक पहुँचेगी नहीं तब तक हम देख ही नहीं पाएंगे ना कि क्या है ये अंदर, क्योंकि लाइट बेंड हो गई और अंदर ही रह गई, स्केप ही नहीं कर पाई। तो फिर ये क्या कहला रहा है, ब्लैक होल। इसलिए वो ब्लैक कलर का दिख रहा है हम लोग को। देखो हम लोग को कोई भी कलर क्यों परसीव हो रही है, जैसे ये रेड कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर अपने सामने कोई रेड कलर देखो तो वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट उससे टकरा रही है और वो लाइट हमारे तक आ रही है ना। बट अगर कोई लाइट कहीं किसी सरफेस पे जा रही है और वो लाइट आ ही नहीं रही है तो पूरा ही एब्जॉर्ब कर लिया, तो मतलब कि क्या हो गया, वो हमको ब्लैक कलर में नजर आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कलर ब्लैक है, इसका मतलब ये है कि लाइट हम तक नहीं पहुंची, इसलिए वो हमको ब्लैक कलर दिख रही है। ठीक है, तो जो हमको ब्लैक दिख रहा है वो रियल में ब्लैक नहीं है। ओके, तो ये समझ आ गया ब्लैक होल। ब्लैक होल अब अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग बताया गया कि और इससे बड़े होंगे ना, ये तो 3 टाइम्स में होंगे तो हम ब्लैक होल बोल रहे हैं, फिर 5 से 50 ये सब इतने टाइम्स, तो स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपर मैसिव ये सब है। ठीक है, अब देखते हैं मास अगर 3 टाइम्स ऑफ द सन से कम हुआ तो तब वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, पल्सार बनेगा। ये पल्सार वाला क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में पूछा था और न्यूट्रॉन स्टार भी कई बार पूछ चुका है, मतलब यहीं पर से उसने कितना बार पूछ लिया, चंद्रशेखर लिमिट पूछ लिया था, ब्लैक होल पूछा था, ब्लैक होल कहाँ गया, ब्लैक होल कहाँ गया, हाँ ये पूछा था, सुपरनोवा एक्सप्लोजन पूछा था, रेड जायंट पूछा था, और नेबुला यहाँ पर ये वाला पूछा था, और कुछ पूछा था, हाँ बस अभी तक तो इतना ही पूछा, तो बचा भी नहीं है कुछ ज़्यादा इनमें पूछने लायक, सभी हो गया है। न्यूट्रॉन स्टार बचा है, पल्सार तो पूछ ही लिया है। तो क्या समझ आया, एक बार हम अपना रिकॉल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेब्यूला था, है ना। नेब्यूला में क्या होगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम होगा, शुरू में तो ठंडा होगा, कितना भी टेम्परेचर ले लो, इतना एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं। अब फिर क्या होगा, हाइड्रोजन के एटम्स पास पास आएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये हो जाएंगे फ्यूज़न होगा, एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे, फ्यूज़न रिएक्शन अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक आते रहेगा, तो ये प्रोटो स्टार हो जाएगा। ठीक है, स्टार बनने के पहले की कंडीशन है प्रोटो स्टार। ठीक है, एंड यहाँ पर नॉन इल्यूमिनेटिंग, अब ये लाइट एमिट नहीं करेगा, है ना। जब एक पर्टिकुलर लेवल तक का बहुत सारा हाइड्रोजन फ्यूज हो जाएंगे उसके बाद से वो एमिट करना चालू करेगा। ठीक है, अब इसके बाद बनेगा वो स्टार, है ना। अब स्टार बनेगा, अभी भी उसमें फ्यूज़न का हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, जैसे सन है अभी उसमें चल रहा है फ्यूज़न का प्रोसेस। एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएंगे और सब के सब हीलियम बन जाएंगे, सब के सब हीलियम बना दो, सब के सब हीलियम बना देंगे तो ये बन जाएगा रेड जायंट। ठीक है, अब ये रेड जायंट के पास 2 ऑप्शन है कि क्या, अब इसको हम पूछेंगे रेड जायंट कि तुम्हारा मतलब मास का साइज कितना है। अगर उसका 1.44 टाइम्स ऑफ द सन, जो कि चंद्रशेखर लिमिट है, इससे लेस देन है उस स्टार का मास, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ बनेगा। मतलब वही प्लेनेटरी स्टार पहले लिख देना, फिर वाइट ड्वार्फ या फिर ब्लैक ड्वार्फ। बट अगर इसका 1.44 टाइम्स ऑफ सन से ज़्यादा हुआ, है ना, तो अब उसको तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा उसका। ठीक है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन।
अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, उसके बाद उसका अगर 3 टाइम्स ऑफ सन से लेस देन है तब क्या होगा, तब तो न्यूट्रॉन स्टार एंड पल्सार बनेगा। बट अगर 3 टाइम्स ऑफ द सन से भी ज़्यादा है तब तो भाई अब एक ही इतना ज़्यादा ग्रेविटी हो जाएगा कि थोड़ी सी जगह पे ही वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। यहाँ पर लाइट भी स्केप नहीं कर पाएगी, है ना, तो स्पेस है उसको बेंड कर देगा, तो ब्लैक होल। ओके, अब यहाँ यहीं पर ही है ना, ब्लैक होल में ही और आगे देखेंगे, यहाँ न्यूट्रॉन स्टार। ओके, सारा कर लेना। ब्लैक होल को ही और पढ़ लेते हैं। ब्लैक होल के बारे में यूपीएससी डीप में पूछा है, इसी में ही सिंगुलैरिटी क्या होता है, इवेंट हॉरिजॉन क्या होता है, ये सब भी पूछ चुका है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ब्लैक होल क्या होता है, रीजन इन स्पेस विथ एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होगा। मैंने बताया भी, क्योंकि इसका 3 टाइम्स ऑफ द सन ऑफ द मास, मतलब सन के मास का 3 टाइम्स है, तो बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा, सो इंटेंस दैट इवन लाइट कांट एस्केप, मैटर बीइंग कंप्रेस्ड इनटू द टाइनी स्पेस। तो मैटर है वो एकदम टाइनी स्पेस में वो हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। नो लाइट कैन एस्केप, सेंटर में सिंगुलैरिटी, तो इसलिए हम लोग इसका जो सेंटर होता है उसका सिंगुलैरिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो बेंड करेगा ना तो, अच्छा देखेंगे इसमें तो अच्छे से दिखा नहीं रहा है, सिंगुलैरिटी द सेंटर ऑफ दी, कहाँ पर अच्छे से लिखा है, लेट मी सर्च क्लियर पिक्चर ऑफ दिस, यहीं से ही कर लेते हैं, मिल तो नहीं रहा है। एक्रीजन डिस्क क्या होता है, अ डिस्क ऑफ, क्या लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहीं पर देख के बता देती हूँ मैं। तो देखो, जो लाइट है वो इसके अराउंड बेंड हो जाएगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो बेंड नहीं होगा और वो अर्थ तक मतलब पहुँचेगा, स्केप कर जाएगा लाइट, ठीक है, तब वहाँ पर से हमको दिखना चालू हो जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट हॉरिजॉन, ठीक है, इवेंट हॉरिजॉन। और ये वाला जो है उसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं। जो कोर होगा ब्लैक होल का इज सो स्मॉल एंड हियर इनटू अ, पता नहीं क्या लिखा है। और फिर रिलेटिविस्टिक जेट क्या होगा, तो ये जो ब्लैक होल होगा इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि अपने आसपास के जो स्टार होंगे वो उसको पुल कर लेगा और उसके कारण वो इसी में समा जाएगा और वो बर्न हो जाएगा, है ना। तो जब वो अपने अंदर समा जाएगा तो वो इतना बड़ा स्टार को भी तो लेगा ना, तो कुछ वेपर टाइप का ऐसा रिलीज हो जाएगा, तो वो उसी को बोल रहा है रिलेटिविस्टिक जेट, ठीक है। और फोटोन स्फीयर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके इसके अराउंड ना कुछ गैसेस होती है, वो इसके सराउंडिंग में घूमते रहती है ना, तो उन्हीं को हम लोग फोटोन स्फीयर बोलते हैं। बस काफ़ी है इतना। फिर टेकिंग पिक्चर ऑफ द ब्लैक होल इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप, लास्ट फोटो रिंग, फिर क्या लिखा हुआ है, सेजिटेरिस, पता नहीं, सेकंड ब्लैक होल हुज फोटोन हैज़ बीन टेकन। फिर इवोल्यूशन ऑफ द सिग्निफिकेंस क्यों है कि हमको ब्लैक होल के बारे में जानना क्यों जरूरी है, तब जाके आपको गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व हो रही है उनके बारे में पता चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डार्क मैटर कहाँ है वो पता चलेगा, स्टार कैसे फॉर्म होते हैं उनके बारे में पता चलेगा। ग्रेविटेशनल वेव्स, ये पूछ चुका है यूपीएससी, सिग्निफिकेंस ग्रेविटेशनल वेव के बारे में पता चलता है क्योंकि हमको पता चला ना कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, ग्रेविटी बेंडिंग है ऑफ स्पेस। फिर लाइट बेंडिंग, लाइट है वो भी बेंड हो रही है। टेस्टिंग थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो टेस्ट हो रही है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है कि ग्रेविटी है वो बेंड होती है, ठीक है। फिर 2020 का नोबेल प्राइज़ इसी में दिया गया था, जनरल थ्योरी ऑफ, ओके। फिर ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द कैटाक्लाइस्मिक इवेंट्स, ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट, स्क्वीजिंग एंड स्ट्रेचिंग एनीथिंग कमिंग इनटू द पाथ। तो जो ग्रेविटेशनल वेव होता है वो उसके पाथ में जो भी आएगा उनको क्या कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। ऑब्जर्विंग फर्स्ट टाइम इन द लिगो, तो अर्थ में जब हम लोग उनको ऑब्जर्व करेंगे कि ग्रेविटेशनल वेव कितना मतलब कि कितना बेंड हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको हम लोग लिगो बोलते हैं। और जब स्पेस में यही सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि अर्थ में तो अर्थ की ग्रेविटी है वो भी डिफ्लेक्ट कर देगी तो नहीं समझ आएगा ना, उतना हो नहीं पाएगा। फिर बट स्पेस में क्या होगा, वहाँ पर तो अर्थ की ग्रेविटी नहीं काम करेगी ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो उस टाइम पे हम लोग इलाइजा करते हैं, ठीक है, इलाइजा, ये भी यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। तो लीगो क्या होता है, डिटेक्ट करता है ग्रेविटेशनल वेव को। वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म में जो क्या लिखा हुआ है, अच्छा हाँ, ग्रेविटेशनल वेव का डिटेक्शन, स्ट्रेचिंग द आर्म
सिग्नल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे एक लेंथ वाइज एक ब्रेथ वाइज 2 आर्म अर्थ में ऐसे रख दिया जाता है और जो ग्रेविटेशनल वेव है उनका देख लिया जाता है कि टाइम के साथ ये कितना स्ट्रेच हो रही है, कितना स्क्वीज़ हो रही है। यही सेम चीज़ जब हम लोग स्पेस में करेंगे तो वहाँ पे 3 सैटेलाइट रखेंगे, कितने के डिस्टेंस पे, 1 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। और फिर यहाँ पर स्पेस जो ग्रेविटेशनल वेव है वो कितना स्क्वीज़ हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये देखेंगे। तो मदर एंड डॉटर स्पेस लाइट बोल रहे हैं कि एक मदर एंड 2 डॉटर, ठीक। फिर ऑर्बिट सन इन द ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म्स द प्रिसीजन इंफेरोमीटर डिटेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल वेव्स। फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है, व्हेन ग्रेविटी बेंड्स लाइट, अच्छा जब ग्रेविटी बेंड कर देती है लाइट रेज को, इनेबल करता है ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज प्रपोज्ड बाय द अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था 1915 में। ग्रेविटी इन कर्विंग ऑफ द स्पेस भी कन्फर्म किया गया था, डिटेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार, डिस्कवरी ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स, सन ड्राफ्ट द स्पेस सोलर सिस्टम, इलिप्टिकल पाथ ऑफ द प्लैनेट्स। अब इधर उतना काम तो है नहीं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट्स, इनको एक बार बस रीड कर लेते हैं, बस 2 ही पेज है ना, ठीक। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, ग्रेविटी अफेक्ट करती है टाइम को। मैंने बताया कि ग्रेविटी स्पेस को भी बेंड करिए, टाइम को भी, है ना, अफेक्ट तो करिए टाइम को। तो स्लो इट डाउन इन स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड इंश्योरिंग स्पीड ऑफ द लाइट रिमेन्स सेम। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगा लेकिन जो टाइम है वो बेंड हो जा रहा है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देन टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, अपार्ट और अ स्टार, टीयरिंग अ पार्ट ऑफ अ स्टार टू क्लोज टू अ ब्लैक होल। अच्छा ये यहाँ पर ब्लैक होल है ना, और ये जो स्टार है वो थोड़ा इतना दूर है कि ये इसकी ग्रेविटी से अफेक्ट नहीं हो रहा, बट ये यहीं पर ही क्या हो गया, टीयर अपार्ट हो गया, ठीक है, क्लोज टू दी ब्लैक होल। तो उसका जो क्या लिखा हुआ है, स्पैगहेलिफिकेशन प्रोड्यूसेस इंटेंस रेडिएशन। तो वो बहुत इंटेंस रेडिएशन एमिट करेगा और वो ऐसे पूरा फैल जाएगा, है ना, जिसके कारण टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट हो जाएगा, ठीक है। बस ये याद रखना कि ब्लैक होल के आसपास कहीं कोई स्टार आ जाएगा, वो टीयर अपार्ट हो जाएगा और फिर वो उसके बाद फिर यहाँ पर आते हुए ऐसे इंटेंस रेडिएशन रिलीज करेगा, है ना, प्रोड्यूसेस इंटेंस रेडिएशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पैगहेटिफिकेशन। देन बाइनरी सुपरमेसिव ब्लैक होल, एक तो मुझे सर की हैंडराइटिंग ही समझ नहीं आ रही है। डिस्कवर्ड थ्रू द ग्रेविटेशनल ब्लेजिंग ऑफ द पल्सार। पल्सार क्या होता है, मोस्ट ल्यूमिनेसेंट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में जो मोस्ट ल्यूमिनेसेंट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट होते हैं ना, बहुत चमकते रहते हैं यूनिवर्स में, उनको हम लोग बोलते हैं पल्सार। हमने देखा भी था पल्सार एंड न्यूट्रॉन स्टार, कहाँ देखा, यहाँ पे देखा था पल्सार एंड न्यूट्रॉन स्टार। जब 3 टाइम्स ऑफ द सन से तो लेस है, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, चमकते हुए रहेंगे, है ना, यूनिवर्स में रहेंगे पल्सार एंड ये न्यूट्रॉन स्टार। देन स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम लोग क्या क्या भेजते हैं, तो जैसे चंद्रयान मिशन है, ये सब हमने भेजा था ना, स्पेस एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हम क्या क्या भेजते हैं, ऑर्बिटर जो उस जो भी प्लैनेट है उसको ऑर्बिट करेगा, फिर लैंडर जो कि लैंड करेगा उस प्लैनेट पे, फिर रोवर जो उस प्लैनेट पे रो करेगा, है ना, रोवर, ठीक है। तो ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, ठीक। ऑर्बिटर रिवॉल्व्स अराउंड द सेलेस्टियल बॉडी, लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग, जैसे प्रज्ञान था इसरो का, है ना, प्रज्ञान इसरो नहीं, विक्रम लैंडर आएगा, प्रज्ञान रोवर, तो ये तो इधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। रोवर रोबोटिक डिवाइस इक्विप्ड विद द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फोनिक्स, क्यूरियोसिटी, इनसाइट, नासा, ये सब रोवर है इसका। हमारा इसरो का प्रज्ञान रोवर है, वो इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पे विक्रम लैंडर, रोवर, प्रज्ञान है, ठीक। एंड टाइप ऑफ द मिशन, फ्लाई बाय मिशन में क्या होगा, जब हम लोग प्लैनेट पे उतरेंगे नहीं, उसके पास से गुजर जाएंगे। तो पास से गुजरना ही क्यों है, तो इमेज लेके गुजरेंगे ना, ऐसे ही गुजरने के लिए थोड़ी गुजरेंगे। तो फ्लाई बाय पास्ड बाय अ प्लैनेट विदाउट एंटरिंग दी ऑर्बिट, ऑर्बिट में हमने एंटर ही नहीं किया उसके और पास से गुजर गए, है ना। ग्रेविटी असिस्ट uses the gravitational pull of the celestial body to boost the spacecraft speed trajectory। तो ग्रेविटी असिस्ट करेंगे, तो उस जैसे इस प्लैनेट का हमने ग्रेविटी को यूज़ किया और किसी और ऑर्बिट पे जाना था तो ऐसा यूज़ किया, ठीक है। तो वो तो है कि ग्रेविटी से असिस्ट होना होगा, ठीक है। फिर
इसरो, इन स्पेस, CPSE, ऑटोनोमस बॉडीज़, इन सब में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। तो देखो PMO के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ना, उसके अंदर इसरो है, इन स्पेस है, इन स्पेस अंतरिक्ष है, और एक तो कौन सा बच गया, एक और बच गया है गैस, इसरो, NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो NSIL है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो नाम में ही लिमिटेड है। तो ये क्या करेगा, जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनको ट्रेन करेगा, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है इंडिया की उनको ट्रेन करेगा कि वो कैसे लॉन्च करें, क्योंकि एकदम छोटे छोटे काम के लिए कि LEO में सैटेलाइट भेज दो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेज दो, MEO में भेज दो सैटेलाइट, यही सब, तो इन सबको तो इसरो करते नहीं बैठेगा ना। इसरो के पास और भी बहुत सारे काम है, जो स्ट्रैटेजिक काम होंगे वो इसरो करेगा, है ना। बट बाकी को ट्रेन करने के लिए ये NSIL होगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। तो ये क्या करेगा, इंडस्ट्रीज़ को क्या करेगा, ट्रेन करेगा, है ना। फिर इन स्पेस क्या होगा, जो अच्छा यहाँ पे अंतरिक्ष देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष है वो क्या है, PSU है। शुरू में ये प्राइवेट था, है ना, उसके बाद फिर ये PSU है, और ये क्या करता है, कमर्शियल आर्म है इसरो का। ठीक है, तो जैसे दूसरी कंट्री, जैसे जापान ने बोला कि हमारे ये सैटेलाइट लॉन्च कर दो, तो वो अंतरिक्ष हैंडल करेगा। ठीक है, और इन स्पेस में क्या होगा, इन स्पेस है ये एक्ट करता है सिंगल विंडो बॉडी, ये प्रमोट भी करेगा, ऑथराइज करेगा, इनेबल करेगा एक्सेस कि ये प्राइवेट कंपनी से ये कर सकती है, ये कर सकती है, तो ऑथराइज करने का काम करेगा। कभी कभी ये कुछ लॉन्च ये भी करेगा, है ना, बट ये अंतरिक्ष को का पूरा काम नहीं करेगा। तो ये अंतरिक्ष को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बट क्या कर रहा है, मतलब उसका काम अगर कुछ करना हुआ तो इन स्पेस कर लेगा, है ना। तो इन स्पेस है वो प्रमोट करेगा, ऑथराइज करेगा, प्रमोट करेगा क्या, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन दी स्पेस एक्टिविटीज़। ये तो सिर्फ ट्रेन कर रहा है, ट्रेन करने के बाद उन जो भी इंडस्ट्रीज या कंपनीज है या स्टार्टअप्स है उनको इनका ऑथराइजेशन चाहिए होगा कि ऐसे ही किसी को थोड़ी स्पेस में कुछ भी डालने के लिए भेज देंगे, है ना। तो उनको सर्टिफिकेशन ये सब चाहिए होगा, तो वो इन स्पेस करेगा, उनको ऑथराइज करेगा, रेगुलेट करेगा कि ये मत करो, और फिर ये करो, प्रमोट करेगा कि इन चीज़ों को करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर स्पेस सस्टेनेबिलिटी, ये तो प्रोजेक्ट नेत्रा है इंडिया का क्या क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव पहले देख लेते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन द डिजार्मामेंट, फिर गाइडलाइंस ऑफ द स्पेस सस्टेनेबिलिटी, फिर स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग, ये तो कुछ काम का नहीं है। इंडिया का प्रोजेक्ट नेत्रा है जो स्पेस सर्वेलियंस करेगा। ठीक है, ऊपर से हमारा नेत्र देख रहा होगा, ऐसा करके याद रख लेना। फिर दिग्नात्रा, पता नहीं क्या क्या है, स्पाडेक्स है, तो अभी का रिसेंट का न्यूज़ है, तो हमको ये अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसरो का इन ऑर्बिट सर्विसिंग प्लेटफॉर्म है। फिर स्पेस सर्वेलियंस, ट्रैकिंग, रिस्क मिटिगेशन, फिर स्पेस टूरिज्म, रिक्रिएशनल, लेजर एंड बिजनेस पर्पस नीड्स ऑथराइजेशन एज पर दी आर्टिकल 6 ऑफ दी अदर स्पेस ट्रीटी। फिर ओवरसीज में आउटर स्पेस ट्रीटी, मून अग्रीमेंट, फिर रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, ये सब कुछ काम को नहीं फिलहाल। फिर स्पेस ट्रैवल में लाइट ऑपरेशन दैट टेक्स वन और मोर पैसेंजर बियॉन्ड कारमान लाइन याद रख लेना। एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर का बोलते हैं, जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस हम लोग पढ़ते हैं ना, ट्रोपोस्फियर 20 किलोमीटर, एंड देन जो स्ट्रेटोस्फियर है 50। देखो ये वाली इमेज में देखते हैं, यहाँ पर देखो ट्रोपोस्फियर है वो 20 किलोमीटर, बेसिकली हम 18 किलोमीटर पढ़ते हैं। फिर स्ट्रेटोस्फियर है वो 50 किलोमीटर तक का है, यहीं पे ओजोन लेयर भी मिलता है अपने को। फिर मेजोस्फियर 85 किलोमीटर, फिर उसके बियॉन्ड ये जो लाइन है 100 किलोमीटर, उसको बोलते हैं हम लोग कारमान लाइन। ठीक है, जो कि थर्मोस्फियर में लाई करता है। तो ये याद रखना, कारमान लाइन है वो थर्मोस्फियर, गर्म वाला होता है ना, थर्मोस्फियर आयंस होते हैं, चार्ज जो होते हैं, तो यहीं पर होता है कारमान लाइन। ठीक है, 100 किलोमीटर। फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये नासा का है, नासा, ESA एंड CSA का है। ठीक है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नाम से ही जेम्स लग रहा है, तो नासा का तो हो गई, ESA भी है। ऑन सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 2, हमने पढ़ा था लैग्रेंज पॉइंट, यहाँ पे सन था, यहाँ पे अर्थ था, ये L1 था, ये L2 था, ये L3 था, L4 था, L5 था। तो इनका कहाँ पर है, L2 पे है। हमने जो सन मिशन लॉन्च किया आदित्य L1, वो L1 पे है। ठीक है, इसलिए उसका नाम L1 है, क्योंकि वो लैग्रेंज पॉइंट 1 पे है। सक्सेसर ऑफ द हबल स्केप टेलीस्कोप, तो ये जो है ना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उससे पहले टेलीस्कोप क्या था, हबल
हबल स्पेस टेलीस्कोप था, तो पहले हबल था, उसके बाद फिर जेम्स वेब था, ठीक है। फिर फीचर ऑफ द जेम्स वेब, तो टेलीस्कोप है तो क्या करेगा, विजिबिलिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, इन सबको देखेगा, प्राइमरी मिरर, फिर अलाउ करेगा सैटेलाइट लार्ज सनसेल टू प्रोटेक्ट द टेलीस्कोप फ्रॉम द लाइट एंड हीट ऑफ द सन एंड अर्थ। एंड देन तो फिर अब तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा याद रखने का है नहीं, बस ये याद रखना कि हबल स्पेस टेलीस्कोप पुराना है, 1990 में लॉन्च था नासा एंड ईएसए के द्वारा। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, देखो इसका नाम भी इतना बड़ा है तो बाद में ही आया होगा करके याद रखना। तो नासा, ईएसए एंड सीएसए 2021 में। और ये वाला भी हर्षल जो भी है, ये ईएसए का भी बस है। हर्षल ये तो ज़्यादा न्यूज़ में भी नहीं रहा था, मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं है, 2009 में था, ठीक है। बस तो ये सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको ये टेलीस्कोप नहीं देख रहे हैं। प्राइमरी वेवलेंथ ये जैसे यूवी रेज है, हाई एनर्जी वाले को देख रहे हैं, विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड। ये नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड को देख रहे थे, तो अलग अलग है, सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ख़त्म।